हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर चल रहा हूं, एक सीरीज़ उसकी पूरी। तो मेरा प्रयास यही है कि जो भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपका डब्ल्यूटीओ हो गया या फिर आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ऐसे तमाम तरह के इंस्टीट्यूशन जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर में इम्पॉर्टेंट हैं, और जितने भी तरह के एग्रीमेंट हो गए, बायलैटरल, ट्राइलैटरल, क्योंकि एग्रीमेंट्स के ऊपर में मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था लास्ट ईयर, और मैंने बहुत सारे एग्रीमेंट्स बताए जो भारत ने कर रखे हैं दूसरे कंट्री के साथ, क्योंकि करंट अफेयर का पार्ट भी था, और मैंने लगातार जितने भी तरह के एग्रीमेंट हैं उनको कवर अप किया है। तो मैं इस बार कोशिश करूंगा कि उनको भी कर दूं, पर उससे पहले मेरा फोकस ये है कि जितने भी इंटरनेशनल आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपका आईएमएफ वगैरह, इनको पहले कवर अप किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन लगातार इनसे बनता है। इसलिए मैंने सोचा कि इसे पहले कराया जाए। तो एक बार आप सेशन को शेयर जरूर कर देना यार, कि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच जाए। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आज का टॉपिक है। क्या है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आइए जानते हैं आपके साथ। तो जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा, आईआर का पार्ट है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएमएफ क्या है, एक तरह का इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको स्टैब्लिश किया गया था कि वो फोस्टर कर सके ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन को अराउंड द वर्ल्ड। यानी फोस्टर का मतलब क्या होता है, समझो। फोस्टर का मतलब होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। कोई भी देश, चाहे वो भारत हो जाए या अन्य देश, कब विकसित हो सकते हैं, जब उनमें पैसे की कमी ना हो। कभी भी कोई देश को देखा है क्या आपने बिना पैसे लिए वो विकसित हो गया हो, या बिना पैसे के विकसित हो गया हो? तो ऐसा कोई भी देश नहीं है जो पैसे के बिना विकसित हुआ हो। तो मनी एक तरह का प्राइमरी नीड है किसी कंट्री के ऊपर। जैसे आप हो, तो आपका प्राइमरी नीड क्या है? आपका प्राइमरी नीड है फूड। तभी तो आप अच्छे से बड़े हो पाओगे, आपका दिमाग काम कर पाएगा। फूड हमारा क्या है, प्राइमरी नीड है। उसी तरह किसी भी कंट्री को विकसित होने के लिए पैसा जो है प्राइमरी नीड है उनका। इसलिए इसका बेसिक काम है पहले फंडिंग प्रोवाइड करना। अब किस तरह की फंडिंग प्रोवाइड करता है, कैसे करता है, ये सब मैं डिस्कशन करूंगा आगे इस वीडियो के अंदर में। पर एक बार आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने बोला, बट वीडियो बच्चे लाइक नहीं करते हैं। देखते जरूर हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ यार, एक लाइक से कुछ नहीं जाता, और सब्सक्राइब से। तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, और कमेंट भी कर देना अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। चलिए, तो आईएमएफ की आइए जानते हैं हिस्ट्री क्या थी। तो यूएस के अंदर में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था यूनाइटेड नेशन का। कहाँ पे? ब्रिटेन वुड्स के अंदर में। तो ब्रिटेन वुड्स के अंदर में जब यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तब आईएमएफ की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा, जुलाई 1944, ये डेट बहुत बार ऐसे एसएससी वगैरह के एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं कि का आईएमएफ की शुरुआत कब हुई, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, या कहाँ हुई। तो ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एसएससी वालों के लिए भी। बाकी यूपीएससी वाले भी याद रखें, ताकि कंटेंट उनको भी यहाँ से लिखने में आसानी हो मेंस आंसर राइटिंग के कॉपी में। जब स्टार्टिंग में बना तो इसके 44 कंट्रीज थे, ओके। बट अब वर्तमान में 190 कंट्रीज के मेंबर हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को एक साथ क्या कहा जाता है, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों इसी जगह पे, इसी मतलब यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस में ही बने थे। वर्ल्ड बैंक पे भी मैं क्लासेस लाऊंगा, टेंशन मत लो यार, वर्ल्ड बैंक का भी करा दूंगा। बट आईएमएफ के बारे में पहले हम लोग यहाँ जान लेते हैं। तो इतिहास मैंने बता दिया कि अ, जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो मात्र 44 कंट्री ही इसके क्या थे, मेंबर थे। बट आज फ्यूचर के अंदर में कितने हैं, 190 मेंबर्स कंट्री इसके शामिल हैं। अब आईएमएफ बना क्यों, ये पहला सवाल। आईएमएफ की इतिहास तो मैंने बता दिया, पर आईएमएफ बना क्यों, वाई। पहला क्वेश्चन क्या है, वाई। देखिए, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो मैंने उस पर बम फोड़ा, उसने मुझ पर बम फोड़ा, इस तरह पूरा युद्ध चला, सब नष्ट किया इसने। लेकिन कोशिश क्या था, राज करने का। लास्ट में पता चला कि भैया कोई राज नहीं कर पाया। झगड़ा किया, बट कोई उसका परिणाम खास निकल के आया नहीं। तो क्या करना चाहिए? तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको डेवलपमेंट की तरफ पूरा लड़ लिया, अब हमको पीस चाहिए। इसी पीस को डेवलप करने की खुशी में हमको अपना अर्थव्यवस्था सबसे पहले अच्छा करना था।
तो जब लड़ाई हुई तो एक तरह से क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, गिर गई नीचे। और उसी के बाद आईएमएफ की नींव को रखा गया, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की नींव को रखा गया। मैंने बता दिया इसके अंदर में 190 कंट्री है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर में है। इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया, तो 27 दिसंबर 1945 के अंदर में भारत ने इसको ज्वाइन किया। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव है फोस्टर करना ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को, जैसे कि मैंने बता दिया कि मनी की ज़रूरत को पूरा करना इसका काम है। सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तरलता बना रहे विश्व व्यापार के अंदर में, ये भी इसका कोशिश रहता है। फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल ट्रेड को, प्रमोट करना हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी अगर कोई भी कंट्री में डेवलपमेंट अगर चाहिए तो उसमें एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत ज़्यादा उपयोग है। जब डेवलपमेंट करेंगे तो पॉवर्टी तो घटेगी ही, तो रिड्यूस करना है पॉवर्टी वर्ल्ड के अंदर में। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ग्रोथ, अच्छा मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इंडस्ट्री, याद रखना, ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री, यहाँ जब हम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो उनको मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। और जब हम बात करते हैं ठेले वाले, सब्जी वाले, रेडी वाले, जिनका टर्नओवर 5 लाख से, देख लेना 5 लाख या 50 लाख है, से कम रहता है, तो उनको हम माइक्रो में काउंट करते हैं, ठीक है। तो आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको प्रमोट करना, पॉलिसी बनाना इस तरह से ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प मिले, प्रमोट करना एक्सचेंज रेट एंड स्टेबिलिटी को और इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम के अंदर में। अब आईएमएफ करता क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता क्या है, इसके 3 क्रिटिकल मिशन है, वो क्या क्या है। पहला, कॉपरेशन इंकरेज करना, कॉपरेशन करना, इंकरेजिंग करना और एक्सपेंशन करना ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को। डिस्करेज करना ऐसी पॉलिसीज को जो हार्म करे प्रोस्पेरिटी को, ऐसा कोई भी पॉलिसी किसी भी कंट्री के द्वारा बनाया गया है, जैसे मतलब टेररिज्म को फंडिंग करना या ये वो, मान के चलिए पाकिस्तान टेररिज्म में फंडिंग कर रहा है, तो इस तरह से क्या करना, आईएमएफ भी क्या, जब एफएटीएफ में ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा, मैंने बता रखा है, तो क्या होगा, लोन वगैरह जल्दी ले नहीं सकता, अब तो वो फंस गया। तो इसी तरह डिस्करेज करना ऐसी पॉलिसीज को जो किसी भी कंट्री की सोवर्निटी को खराब कर रहा है, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ वर्क करना अदर कंट्री के साथ, यानी अदर इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं, जैसे आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके साथ मिलके काम करना ही इसका उद्देश्य है। तो 3 क्रिटिकल मिशन सामने आ रहे हैं आपके, देख सकते हो, आप चाहो तो इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन को एक बार क्लियर कर देता हूँ। चीज़ें अगर समझ में आई तो यार वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मैं इस बार सोच रहा हूँ कि आपको पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाने, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स वगैरह बहुत बनाए आपके लिए, बट अब 1 सेकंड से काम नहीं चलेगा। 1 सेकंड मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आप रिवीजन कर लो। अब जैसे आपको आईएमएफ वगैरह पढ़ना है तो हो सकता है मैं इसके ऊपर में भी शॉर्ट्स बना दूँ, लेकिन शॉर्ट्स से क्या होता है ना कि शॉर्ट्स से आप रिवीजन कर सकते हो। कंटेंट लिखने की जब बात आती है ना तो शॉर्ट्स से काम नहीं चलता, वीडियोस देखने पड़ती है। तो वीडियोस देखिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया, मैंने ये बता दिया कि आईएमएफ करता क्या है, ये पूरा टाइमलाइन आप पढ़ सकते हो, ये सब कि आईएमएफ में कितने मेंबर हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सब मैंने मेंशन कर रखा है। आईएमएफ कितने तरह की रिपोर्ट जारी करता है, तो आईएमएफ 4 तरह की रिपोर्ट जारी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर में। तो वो 4 रिपोर्ट कौन कौन से हैं, एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, दूसरा है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तीसरा है फिस्कल मॉनिटर और चौथा है एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट। जी हाँ साथियों, 4 रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रीलिम्स के एग्जाम से याद रखेंगे। आईएमएफ का फंक्शन क्या है, तो आईएमएफ का फंक्शन है 3, इसके फंक्शन को हमने 3 भागों में बांटा है। अगर बेसिक फंक्शन किसी ने पूछा कि भैया हमको आईएमएफ का बताओ कि मेनली फोकस कहाँ करता है, तो मेनली फोकस करता है क्रेडिट यानी ऋण यानी उधार प्रोवाइड करने में। अब इसके फंक्शन को हमने, इसके तमाम तरह के फंक्शन है, लेकिन मैंने इसको क्या किया, 3 कैटेगरीज में बांट दिया। मैंने नहीं, मतलब आईएमएफ ने इसे 3 कैटेगरी में बांट के रखा है। वो 3 कैटेगरी कौन कौन से हैं, पहला है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन आप जैसे नाम से ही समझ सकते हो, चीजों को रेगुलेट करना। जब आप चीजों को रेगुलेट करते हैं तो चीजें बेहतर तरीके से सामने निकल के आती है। तो ऐसा आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट वगैरह हो गया, एओए, कल भी मैंने पढ़ाया था डब्ल्यूटीओ के अंदर में, एओए वो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर था, ये क्या है, एग्रीमेंट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट, यानी ऐसे कोई भी प्रावधान दिए गए हैं किसी कंट्री के द्वारा तो उस पर एग्रीमेंट करना, ट्रेड व्यापार के द्वारा किस तरह के एग्रीमेंट है, हाँ भाई पैसा चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा, तो उन सब चीज़ों को रेगुलेट करना। फाइनेंशियल फंक्शन इसका क्या है, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। जी हाँ साथियों, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर में अगर डिसइक्विलिब्रियम दिखता है, डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, एक शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मानिए एक कोई भी एक पॉइंट
तय किया जाता है किसी भी कंट्री के द्वारा। जैसे मान के चलिए इंडिया ने तय किया कि हमारा भाई इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, लेकिन उससे अगर नीचे आता है हमारा डिमांड सप्लाई, ऐसा कोई भी चीज़ जो मिसमैच होता है किसी दो चीज़ों में, तब हम उसे डिसइक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में जब मिसमैच होगा तो इसे हम डिसइक्विलिब्रियम बोलेंगे। यानी आपने सामान तो मंगा लिया लेकिन भुगतान नहीं किया, इसीलिए ये क्या है, एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है आईएमएफ। तीसरा क्या है, तीसरा है कंजुगेटिव फंक्शन, कंसुलेटिव ऐसे ही है कुछ यार, कंसुलेटिव फंक्शन। देखिए हर बैंक को काम करने के लिए क्या चाहिए, आरबीआई चाहिए, ठीक है, लेकिन ये बैंक नहीं है, समझिए कि सेंटर है एक तरह का पूरे इंटरनेशनल कॉरपोरेशन का, यानी हर एक इंटरनेशनल बॉडी जो काम कर रही है, इंटरनेशनल मेंबर्स काम कर रहे हैं इसके अंदर में, तो उसके बीच में समझौता बैठाना। अब इंडिया को भाई पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से लाएगा, तो आईएमएफ एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कर सके। और इसका डिटेल मैं आपको आगे अभी करूंगा, कि ये थर्ड पॉइंट करना डिटेल आपको तब समझ में आएगा ना जब मैं आपको पूरे एग्जांपल से इस चीज़ को समझाऊंगा। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी अक्टूबर 22 के अंदर में, 2022 के अंदर में, कि इंटरनेट आईएमएफ के द्वारा एक बयान दिया गया। बयान क्या दिया गया कि इंडिया का जो डेब्ट है ना, इंडिया इतना कर्ज ले चुका है कि अगर इंडिया का टोटल जीडीपी 100% है ना, तो उसका कम से कम 84% जीडीपी क्या है उसका उधार पे ही चल रहा है, ये कहना है आईएमएफ का। अब आईएमएफ फंडिंग का एक रिपोर्ट जारी करता है, जैसे कि आप देख सकते हो रिपोर्ट, या फिर आप बोल सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि इंडिया का क्या स्थिति है। डेटा ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि साफ साफ वहाँ पे लिखा हुआ था जब मैंने इसे सर्च किया कि डेटा में भी यहाँ पे गलत भी हो सकता है। बट आप एक चीज़ देखोगे कि एसडीआर लिखा हुआ है हर जगह, एसडीआर मिलियन कोटा, एसडीआर मिलियन, एसडीआर क्या है, एसडीआर ये समझना जरूरी है। पहले ये समझिए कि एसडीआर क्या होता है, ठीक है। तो एसडीआर होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ओके, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये मैंने बोल दिया, हो सकता है आपको समझ में ना हो, आपको लगे क्या सर कैसे बता रहे हो यार, समझ में नहीं आ रहा है एसडीआर। ठीक है, मैं डिटेल बताता हूँ, समझो। जब एसडीआर बना, ठीक है, एसडीआर बना, तो एसडीआर को कैसे बनाया गया, नहीं नहीं सॉरी एक मिनट, पहले जब आईएमएफ बना तो उसमें दो तरीके से फंडिंग करना था आपको। क्योंकि आप समझो कि आईएमएफ का अगर बेसिक मैं आपको एकदम जनरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ ना, जनरल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँ, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करती हैं, एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, उनमें ही वो अकाउंट अकाउंट खुला लेते हैं, पैसा जमा करते हैं, उसी से लोन देते हैं, उसी से वो लोन चुकाते हैं। तो जस्ट लाइक आईएमएफ का काम ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बस इसमें थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि वो विश्व लेवल पे हो रही है, और साथ ही साथ एक बड़ा चीज इसमें आ रहा है, वो है एसडीआर। आईएमएफ में जब 100% आपको फंडिंग करनी थी, क्योंकि कोई भी चीज़ आप 100% नहीं लेते हो, तो उसमें 75 क्या कर सकते थे आप, अपने करेंसी में दे सकते थे। जैसे मानिए भारत ने क्या किया, भारत ने 75% पैसा क्या दिया, रिजर्वेशन में अपना रुपया में दे दिया, कि हाँ भैया लो, अपना 75% पैसा हम तुमको दे रहे हैं, रखो, मेरे बुरे दिन आएंगे मांग लूंगा, ठीक है। लेकिन 25% ना आप एसडीआर लेते हो। एसडीआर क्या है, एसडीआर एक तरह का कोई फिजिकल मनी नहीं है, एसडीआर एक तरह का समझ लो शेयर्स है, यानी हिस्सेदारी है। अब ये एसडीआर का मैं क्या करूंगा, इसे रख के क्या खाऊंगा, नहीं, समझिए। जब आया कोविड, अब इसको डिटेल में थोड़ा मैं और ले जा रहा हूँ, कोविड-19, सेशन को लाइक करें एक बार। जब आया कोविड, तो कोविड के दौरान इंडिया ने मानिए वैक्सीन बनाया, ठीक, भारत ने क्या बनाया, वैक्सीन बनाया। ये है आपका आईएमएफ, ओके, ये है आईएमएफ, ये है आपका साउथ अफ्रीका, और ये है यूएस। तो हम क्या करते हैं ना, साउथ अफ्रीका के साथ, साउथ अफ्रीका बोलता हूँ, यूएस के साथ बहुत सारा व्यापार करते हैं। हम कभी डॉलर में देते हैं पेमेंट, कभी रुपया में देते हैं, कभी वो हमको डॉलर दे जाता है, हम अपना रुपया दे जाते हैं, हम अपना रुपया ले लेते हैं, हम ऐसे व्यापार करते रहते हैं हम लोग। लेकिन जब आई वैक्सीन की नीड, तो साउथ अफ्रीका बोला कि इंडिया, सुना है तुमने अपना वैक्सीन बनाया है, दो के क्या। तो इंडिया ने बोला हाँ भाई क्यों नहीं देंगे। तो ये गया पेमेंट करने, तो बोला कि इंडिया क्या बोला कि तुम क्या लेके आए हो, बोला डॉलर, बोला न, नहीं चलेगा, रुपया दो, हम डॉलर नहीं रखना चाहते, हमको रुपया दो। तो ये इंडिया का बोला रुपीस देने, ठीक है। अब समझिए इसके पास क्या था, डॉलर था, इसको वैक्सीन किससे चाहिए, भारत से चाहिए, इंडिया से चाहिए, और ये क्या है, ये है यूएस। तो ये गया आईएमएफ के पास,
साउथ अफ्रीका किसके पास गया, आईएमएफ के पास पहुंचा। ये बोला हमको क्या दे दो ना भाई, हमने जब जब इसमें पार्टिसिपेशन किया था तो हमने एसडीआर जमा किया था, अपना एसडीआर अपना हिस्सा लिया था, तो उतना हिस्सा दे दो। तो बोलेगा क्या चीज में देना है, बोलेगा डॉलर में। तो बोलेगा अच्छा ठीक है डॉलर में चाहिए क्या, तो ले लो डॉलर में, ठीक, डॉलर में ले लिया। अब ये डॉलर उठा के, एक मिनट, मैंने यहाँ पे एक चीज़ गलत बता दिया, सॉरी, ये डॉलर मत लेना दिमाग में, सॉरी सॉरी, मैंने गलत बता दिया कि इसके पास पैसा ही नहीं है, ये एज्यूम करना है, ठीक है, इसके पास पैसा ही नहीं है, ना डॉलर है ना रुपया। अब ये गया, बोला क्या चाहिए भाई, डॉलर में चाहिए, इंडिया रुपया में भुगतान कर रहा है। तो आईएमएफ में सिर्फ 5 करेंसी चलती है, ठीक है, 5 करेंसी चलती है। तो ये 5 करेंसी को, जैसे आपका डॉलर हो गया, यूरो हो गया, ये सब, लेकिन रुपया नहीं चलता आईएमएफ के अंदर में। तो ये डॉलर उठाया इसने, ये डॉलर लेके किसके पास गया, अमेरिका के पास। अमेरिका को बोला भैया तुम्हारे पास रुपया बहुत है ना, हमको क्या करो, ये डॉलर दे दो, ले लो, और इसका जो कन्वर्ट करके रुपये में वैल्यू आएगा वो हमको दे दो। तो बोला ठीक है ले लो, ये ले लिया इससे रुपया, और ये रुपया लेके चला गया भारत के पास। अब भारत ने क्या किया, इसको वैक्सीन दे दिया, ठीक है। अब यही चीज पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो कि आईएमएफ क्या करता है, एसडीआर देता है 5 करेंसी के अंदर में। तो ए कंट्री को एसडीआर दिया, तो ए कंट्री ने एसडीआर बी कंट्री को दिया, बी कंट्री ने उसको पैसा दिया, और वो जो ए कंट्री को वापस से पैसा दिया, तो वो पैसा लेके उस कंट्री के पास चला गया जिसके पास वैक्सीन है, और उसको वैक्सीन मिल गया। इसी प्रोसेस को मैंने ईजी वे में समझाया, ठीक है। तो अब बोलोगे कि सर ये बताओ कि आईएमएफ के अंदर में लोन तो भी तो ले सकता था ना, उसका पैसा जमा था। अरे भैया उसका पैसा जमा था ना, हमको तो रुपया चाहिए, समझे। तो बेसिकली खेल एसडीआर का ही है यहाँ। अगर रुपया जमा किया ना मैंने, तो मेरे को रुपया लेना पड़ेगा, तो आप अपने कंट्री में ना ले सकते हो, आप दूसरे कंट्री का नहीं ले सकते हो। जब आपको दूसरे कंट्री की करेंसीज चाहिए तब आप एसडीआर में काम करते हो, लेकिन जब आपको अपनी कंट्री में करेंसी चाहिए तो आपके पास तो 75% हिस्सा है, ये है ना, उसी से निकाल लो, उसी से ले लो शॉर्ट टर्म लोन, फिर चुका देना, घर का खजाना निकालो वापस दे देना। तो ये है पूरा एसडीआर का कॉन्सेप्ट। मैंने एसडीआर भी समझा दिया इस वीडियो के अंदर में, सिर्फ आईएमएफ नहीं समझाया, एसडीआर के बारे में भी समझाया डिटेल, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो ये जान लेना यार कि कोई भी चीज़ अगर आप स्केप करके पढ़ते हो ना, आपको लगता है कि सिर्फ आईएमएफ पढ़ लूंगा, तो इतने में लिमिटेड मत रहो। एसडीआर मैंने जान के कराया, मैं चाहता था तो इसे स्केप कर सकता था, मैं सोचता नहीं बताऊंगा यार, आईएमएफ का टॉपिक है ना, आईएमएफ में रह जाता हूँ, नहीं मैंने क्योंकि आप जब देखो तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई भारत कर्ज ले रहा है आईएमएफ से, तो किस किस रूप में ले सकता है, तो एक एसडीआर के फॉर्म में ले सकता है, एक रुपया के फॉर्म में ले सकता है। तो मेरा ही रुपया उसके पास रखा हुआ है, क्योंकि जब बना था तो मैंने रुपया दिया, अब मैं अपना रुपया वापस ले रहा हूँ। तो ये कुल पूरी कहानी है। आशा करता हूँ आपको पूरा आईएमएफ के बारे में समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक तरह का ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो मॉनेटरी फंडिंग में प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1944 के अंदर में की गई थी। भारत ने इसको कब ज्वाइन किया, इसको 27 दिसंबर 1945 के अंदर में भारत ने इसको ज्वाइन किया। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। इसका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, सस्टेनेबल ग्रोथ करना। इसके 3 मिशन है। 3 मिशन कौन कौन से हैं, ये कॉपरेशन करता है, इंकरेज करता है, एक्सपेंशन करता है, ट्रेड और आपका इकोनॉमिक ग्रोथ को, डिस्करेज करता है ऐसी पॉलिसीज को जो हार्म करते हैं किसी भी कंट्री के प्रॉस्पेरिटी को। साथ ही साथ ये क्या करता है, कोलैब करता है अदर इंटरनेशनल बॉडीज के साथ, जैसे आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या फिर हो गया आपका वर्ल्ड बैंक। ये 4 रिपोर्ट पब्लिश करता है एक साल के अंदर में। वो कौन कौन से 4 रिपोर्ट हैं, ये है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, दूसरा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग, एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट। ये 4 रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीएससी इसके ऊपर में क्वेश्चन कर चुका है। आईएमएफ के मैंने फंक्शन बता दिए। अब आपको ये फंक्शन मैंने यहीं पे, जो ये पूरा मैंने कथा कहानी समझाया ना आपको, ये वाला ये पूरा यही है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कोई भी कंट्री, आप बेसिकली समझ लो कि इंडिया भी डॉलर नहीं रखना चाहता। याद रखना ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इंडिया भी, कोई कंट्री नहीं चाहता, कभी भी कोई कंट्री नहीं चाहता कि हम सामने वाला का करेंसी रखें। सब चाहता है कि हम अपने करेंसी में ही व्यापार करें, सामने वाला का करेंसी नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि वैल्यूएशन के चक्कर में ना अंडर वैल्यू हो जाता है कंट्री, इस चक्कर में रुपया सस्ता है अगर हम रूबल से भी कंपेरिजन करते हैं तो ये खैर अलग मुद्दा है। इसके ऊपर में मैं डिटेल क्लास कराऊंगा यार कि डॉलर, मैंने इसके ऊपर में आर्टिकल भी अभी लिखा है रिसेंटली, तो ये चीज़ें मैं करा दूंगा। तो ये
जो आपका साउथ अफ्रीका था उसको मैंने पूरे तरीके से कहानी बता दी कि साउथ अफ्रीका आपका पैसा नहीं था, उसको वैक्सीन चाहिए था, वो इंडिया से ही वैक्सीन लेना चाहता था, लेकिन रुपया जो है नहीं था इसके पास, इसलिए इसने आईएमएफ से गया। आईएमएफ में इसकी करेंसी चल रही थी और क्या थे, एसडीआर थी। तो इसने अपने एसडीआर से क्या किया, डॉलर लिया, वो डॉलर लेके यूएस के पास चला गया, यूएस ने उसको रुपया दे दिया और वही रुपया उठा के इसने क्या किया, इंडिया को दे दिया और वैक्सीन खरीद लिया। ये पूरा मैंने सिस्टम समझा दिया एसडीआर का। एसडीआर का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, याद रखिएगा। एक तरह का इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है ये। ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, मैं बार बार ये बातें बोल रहा हूँ कि फिजिकल फॉर्म में ये नहीं होता, ये एक शेयर की तरह होता है, समझ लो, मैंने इजी भाषा में और बता दिया आपको। बट ये लिख मत देना कि शेयर की तरह होता है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया कि ये शेयर की तरह होता है, एक तरह का हिस्सेदारी समझ लो आप। ओके, चलिए, तो सेशन खत्म हुआ, आशा करता हूँ चीज़ें आपको क्लियर होगी होगी। अब 2016 के अंदर में क्वेश्चन आया था आपका यूपीएससी में कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो इसका आंसर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। तो इसलिए इसके ऊपर मैं क्वेश्चन था, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि वो इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर सेशन समझ में आया तो सेशन को लाइक कर दो यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अन्य लोगों के साथ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलते रहती हैं, आप जाके देख सकते हैं, आईआर स्पेशल भी चल रहा है। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।